सामने से तेज रफ्तार से आती हुई जीप ने उस मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी आवाज़ ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही जीप वाला वहाँ से जीप लेकर भाग निकला। सड़क पर 23-24 साल का नौजवान घायल पड़ा था। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें से ज़्यादातर दर्शक थे और बाकी बचे हमदर्दी जाहिर करने वाले थे। मददगार कोई नहीं था। उस नौजवान का सिर फूट गया था और उसके सिर से खून बह रहा था। तभी भीड़ में से 39-40 साल की एक औरत आगे आई और तुरंत उस नौजवान का सिर अपनी गोद में रखकर चोट की जगह दबाने लगी ताकि खून बहने की रफ्तार कुछ कम हो। पर दबाने का ज़्यादा असर नहीं होता देखकर उसने फ़ौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चोट वाली जगह पर कस कर बांध दिया। अब खून बहना कुछ कम हो गया था। उस औरत ने खड़े हुए लोगों से पानी मांगा और घूंट घूंट कर उस नौजवान को पिलाने की कोशिश करने लगी। तब तक भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस आ चुकी थी। चूँकि उस घायल नौजवान के साथ जाने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए उस औरत को ही एम्बुलेंस के साथ जाना पड़ा। उस नौजवान की हालत गंभीर थी, पर जल्दी प्राथमिक उपचार मिलने के चलते डॉक्टरों को काफ़ी आसानी हो गई और हालात पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। नौजवान को फ़ौरन खून की ज़रूरत थी। मदद करने वाली उस औरत का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और औरत ने रक्तदान करके उस नौजवान की जान बचाने में मदद की। जिस समय हादसा हुआ था, उस नौजवान का मोबाइल फ़ोन जेब से निकलकर सड़क पर जा गिरा, जो भीड़ में से एक आदमी उठाकर ले गया। इसलिए उस नौजवान के परिवार के बारे में जानकारी उसके होश आने पर ही मिलना मुमकिन हुई थी। वह औरत अपनी जिम्मेदारी समझकर उस नौजवान के होश में आने तक रुकी रही। तकरीबन 5 घंटे बाद उसे होश आया। वह पास ही के शहर का रहने वाला था और यहाँ पर नौकरी करता था। उसके घर वालों को सूचित करने के बाद वह औरत अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब वह औरत उस नौजवान का हालचाल पूछने अस्पताल गई, तब पता चला कि वह नौजवान अपने माता पिता की इकलौती औलाद है। उसके माता पिता बराबर उस औरत का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आज इसका दूसरा जन्म हुआ है और आप ही इसकी माँ हैं। कुछ महीने बाद ही उस नौजवान की शादी थी। उस औरत का नाम निवेदिता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक हादसे में निवेदिता के पति की मौत हो गई थी। वह पति की जगह पर सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। नौजवान का नाम राहुल था। अब दोनों परिवारों में प्रगाढ़ संबंध हो गए थे। राहुल निवेदिता को माँ के समान इज्जत देता था। वह दिन भी आ गया जिस दिन राहुल की शादी होना थी। राहुल का परिवार निवेदिता को ससम्मान शादी के कार्यक्रमों में शामिल कर रहा था। सभी लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर लड़की की गोद भराई की रस्म के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होनी थी। परंपरा के मुताबिक लड़की की गोद लड़के की माँ भरते हुए अपने घर का हिस्सा बनने के लिए कहती है। राहुल की इच्छा थी कि यह रस्म निवेदिता के हाथों से पूरी हो, क्योंकि उसकी नज़र में उसे नई जिंदगी देने वाली निवेदिता ही थी। शेखर के घर वालों को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। पूरा माहौल खुशियों में डूबा हुआ था। लड़की सभी मेहमानों के बीच आकर बैठ गई। ढोलक की थापों के बीच शादी की रस्में शुरू हो गईं। राहुल के पिता ने निवेदिता से आगे बढ़कर कहा कि वह गोद भराई शुरू करें। वैसे निवेदिता इसके लिए तैयार नहीं थी और ख़ुद वहां जाने से मना कर रही थी, पर जब राहुल ने निवेदिता के पैर छूकर बार बार कहा तो वह मना नहीं कर पाई। मंगल गीत और हंसी ठिठोली के बीच निवेदिता गोद भराई का सामान लेकर जैसे ही लड़की के पास पहुंची, तभी एक आवाज़ आई, रुकिए, आप गोद नहीं भर सकती। यह लड़की की दादी की आवाज़ थी। निवेदिता को इसी बात का डर था। वह ठिठकी और रुआंसी होकर वापस अपनी जगह पर जाने के लिए पलटी। तभी राहुल बीच में आ गया और बोला, दादी जी, निवेदिता मम्मी जी सुलक्षणा की गोद क्यों नहीं भर सकती? क्योंकि ब्याह एक मांगलिक काम है और किसी भी मांगलिक काम की शुरुआत
किसी ऐसी औरत से नहीं कराई जा सकती जिसके पास मंगल चिन्ह ना हो। दादी राहुल को समझाते हुए बोलीं, आप भी कैसी दकियानूसी बातें करती हैं दादी। आप ये कैसे कह सकती हैं कि मंगल चिन्ह पहनने वाली कोई औरत मंगल भावनाओं के साथ ही इस रीति को पूरा करेगी। पर बेटा, यह एक परंपरा है और परंपरा यह कहती है कि मंगल काम सुहागन औरतों के हाथों से ही करवाया जाए तो भविष्य में बुरा होने का डर कम रहता है। दादी कुछ बुझी हुई आवाज़ में बोलीं, क्योंकि वे खुद भी विधवा थीं। क्या आप भी ऐसा ही मानती हैं? हाँ, यह तो परंपरा है और परंपराओं से अलग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, दादी बोलीं। इसके हिसाब से तो किसी लड़की को विधवा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लड़की की शादी की शुरुआत सुहागन औरत के हाथों से होती है, राहुल ने सवाल किया। राहुल, बहस मत करो, कार्यक्रम चालू होने दो, निवेदिता राहुल को रोकते हुए बोली। नहीं मम्मी जी, मैं यह नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अगर विधवा औरत इतनी ही अशुभ होती तो मुझे उस समय ही मर जाना चाहिए था, जब मैं एक्सीडेंट के बाद सड़क पर तड़प रहा था और आपने अपने कपड़ों की परवाह किए बिना ही साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरा खून रोकने के लिए पट्टी बनाई थी, या आपके रक्तदान से आपका खून मेरे शरीर में गया। भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी को रोकने के लिए वर्तमान का अनादर करना तो ठीक नहीं होगा ना। फिर दादी की तरफ मुखातिब होकर वह बोला, कितने हैरानी की बात है कि जब तक कन्या कुमारी रहती है वह देवी रहती है, वही देवी शादी के बाद मंगलकारी हो जाती है, पर विधवा होते ही वह मंगलकारी देवी अचानक मनहूस कैसे हो जाती है। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि आप एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हैं। दादी की कुछ और भी दलीलें होने लगी थीं। तभी दुल्हन बनी सुलक्षणा ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादी जी, मैं राहुल की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म निवेदिता मम्मी जी के हाथों से ही हो। इसके बाद विवाह के सारे कार्यक्रम अच्छे से पूरे हो गए। आज राहुल व सुलक्षणा की शादी को 10 साल हो चुके हैं। वे दोनों आज भी सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए निवेदिता के पास जा रहे हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।